हेलो दोस्तों, तो देखिए हमने जो है 25 तक क्वेश्चन कर लिया है। ठीक है, तो अब इसके बाद जो है 26वां करते हैं। ठीक है, 24 25 तक हमने ठीक है पिछली वीडियो में कर लिया है, तो उसके बाद हम अगला करते हैं। ठीक है, तो 25वां का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन उसमें दिया नहीं गया था। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए, इसमें पूछा गया था कि जो कौन सा भारतीय संविधान के परिसंघीय विशेषताएं होती है। ठीक है, परिसंघीय क्या होता है? फेडरेशन। ठीक है, तो इस जो ये शब्द है इसको कहीं पर भी संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, तो संविधान में बस जो अनुच्छेद 1 है उसमें ये कहा गया है कि जो भारत है वो राज्यों का क्या होगा? संघ होगा, इसके रूप में उसे वर्णित किया गया है। ठीक है, तो उसके अलावा देखिए अगर हम उसकी बात करें तो जो परिसंघीय विशेषता है उसमें क्या क्या सम्मिलित है, तो सरकार की दोहरी व्यवस्था केंद्र और राज्य स्तर पर। ठीक है, ये सारी परिसंघीय विशेषताएं जो बता रहा हूँ मैं, ये परिसंघीय विशेषताएं हैं। ठीक है, दूसरे शक्तियों का पृथक्करण, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान का अनम्यता, स्वतंत्र न्यायपालिका, द्विसदनीयता, जो कि ये था। ठीक है, उसके अलावा देखिए जो ये विशेषता है वो किसकी है? तो ये एकात्मकता या फिर गैर परिसंघिता विशेषताएं हैं। ठीक है, तो उसके अंतर्गत कौन सी विशेषता है? एक सुदृढ़ केंद्रों, एकल संविधानों, एकल नागरिकता, संविधान की नम्यता, एकीकृत न्यायपालिका, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, आखिर अखिल भारतीय सेवाएं, आपातकालीन प्रावधान इत्यादि। ठीक है, ये सारी हमारी जो है गैर परिसंघीय उसकी वो है विशेषताएं हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह एक संविधानेतर निकाय है, यह निर्देशात्मक और नीतिगत सहयोग प्रदान करता है, ना कि कोई तकनीकी परामर्श। ठीक है, यह एक सहयोगात्मक और आधार से शीर्ष दृष्टिकोण प्रदान करता है, बॉटम अप्स। ठीक है, तो केवल 1 3 2 3 उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो पॉज करिए, आंसर दीजिए। तो आपने इसका आंसर दे दिया होगा, तो इसका एग्जैक्ट जो आंसर है वो सही है 1 और 3। ठीक है, तो मतलब यह संविधानेतर निकाय है और एक सहयोगात्मक और आधार से शीर्ष दृष्टिकोण प्रदान करता है। ठीक है, तो देखिए मैंने जैसे पहले कहा था कि कोई भी अगर एक्सट्रीम में कहे कि कोई तकनीकी परामर्श नहीं देता है, ठीक है, तो इस टाइप से ये जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाती है। तो ये जो है तकनीकी परामर्श भी देता है। ठीक है, तो उसके अलावा ये तो ना तो एक संवैधानिक निकाय है, ना ही कोई सांविधिक निकाय है। ठीक है, तो इसलिए ये संविधानेतर अथवा गैर सांविधिक निकाय है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 27। तो इसके अंतर्गत क्या है? जो पूर्ववर्ती भारतीय रियासतें थी उनके एकीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो हैदराबाद कैसे बना? तो आप बता सकते हैं जूनागढ़ कैसे बना, कश्मीर कैसे बना, इनके मिलान करने हैं। ठीक है, तो उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सुमेलित सही है? तो 1 2 मतलब हैदराबाद जनमत संग्रह, जूनागढ़ सैन्य कार्रवाई, कश्मीर विलय पत्र। ठीक है, इसमें से कुछ तो आप गैस कर सकते हैं। लास्ट ईयर का ही वो है, आर्टिकल है 5 अगस्त को जो वो हुआ था, अलग हुआ था। ठीक है, मतलब 5 अगस्त जो 2019 का था। ठीक है, उसमें ठीक है, तो इसके बारे में आप जो है अपने व्यूज़ मतलब आंसर दीजिए पॉज करके। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो है केवल जो 3 है वो सही है। ठीक है, पहले दोनों में क्या है? तो पहले दोनों में क्रॉस वो मिलान कर रखा है। हैदराबाद सैन्य कार्रवाई से मिलाया गया था, एकीकरण हुआ था, और जूनागढ़ जनमत संग्रह से, कश्मीर विलय पत्र से। ठीक है, इसके ऊपर हमने आर्टिकल भी पढ़ा था। तो निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, महोत्सव और राज्य। तो अम्बुबाची मेला ये कहाँ पे होता है? असम में होता है। चैत्र जात्रा ओडिशा, विशु उत्तर प्रदेश, रंगोली बिहू झारखंड। तो आपको बताना कौन सा इसमें जो सही सुमेलित है। तो 1 3 4 1 3 1 2 2 3 वीडियो पॉज करिए और आंसर दीजिए। तो आपने आंसर दे दिया होगा, तो इसका सही आंसर है केवल 1 और 2, केवल 1 और 2। तो अम्बुबाची मेला असम में होता है, सही है। चैत्र जात्रा ओडिशा में है, ये भी ठीक है। तो देखिए उसके अलावा जो विशु है वो कहाँ पे मनाया जाता है? केरल में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में नहीं, केरल में। ठीक है, केरला। और रंगोली बिहू कहाँ पे मनाया जाता है? तो असम में। ठीक है, यह है असम का एक नव वर्ष के आरंभ का क्या है? प्रतीक है। ठीक है, उसके बाद देखिए जो 29वां क्वेश्चन है, तो जो कैग है उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? ठीक है, नहीं पे ध्यान रखिएगा। तो बाकी 3 सही होंगे, तो यहाँ पे आपको तीनों पॉइंट अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, तो यह भारत की संचित निधि का लेखा परीक्षण करने हेतु अधिकृत है। कैग भारत के राष्ट्रपति के समर्थ वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। कैग केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के लेखाओं का संकलन और अनुरक्षण करता है। हो सकता है कैग को जो है उन्हीं आधारों और उसी रीति में
से हटाया जा सकता है, जिस पर जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। तो वीडियो पॉज करिए और आंसर दीजिए। तो इसका आंसर आपने दे दिया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है जो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। तो क्यों सही नहीं है? तो उसे जो है राज्य सरकारों के लेखाओं के संकलन और उसके अनुरक्षण का कार्य करता है, ठीक है। और 1976 में जो कैग है उसको संघ सरकार के लेखाओं के संकलन और अनुरक्षण के संबंध में उसके उत्तरदायित्व से मुक्त कर दिया गया था, ठीक है। इसकी वजह से वो ये काम कार्य नहीं करता, संकलन और अनुरक्षण जो संघ है उसका, ठीक है, पर वो राज्य का अभी भी करता है। उसके बाद देखिए 30 क्वेश्चन। तो NCBC जो है, जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, उसके संदर्भ में इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो इसको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। OBC जो अंगल भारतीय समुदाय दोनों के लिए संवैधानिक एवं विधिक रक्षोपाय के मामलों की जांच करता है, हो सकता है। उसके अलावा देखिए जो NCBC है उसके सदस्यों की सेवा और कार्यकाल की शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है, हो सकता है वह भारत के राष्ट्रपति के समक्ष वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, हो सकता है। तो इसके बारे में हमने मतलब करंट अफेयर में जब आया तो मैंने गूगल या एनसाइक्लोपीडिया पे बताया होगा आपको, ठीक है। तो इसका आंसर आप वीडियो पॉज कीजिए और इसका आंसर दीजिए। देखिए अब इसकी तीनों स्टेटमेंट जो है वो ठीक है, A, C और D ये गलत है। ये कार्य करता तो है पर NCBC नहीं करता, ये करता है NSSC जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है, ठीक है। उसके द्वारा इनका जो है विधिक रक्षोपाय के संबंधित मामलों का अन्वेषण किया जाता है। लेकिन क्या हुआ 2018 में जो है उसको इस प्रकार के कार्यों का निर्वहन करना पड़ता था, पर उसके बाद जो है 102वें संविधान संशोधन द्वारा उसे उत्तरदायित्व से मुक्त कर दिया गया, ठीक है। तो उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए मैं गलत को इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि आप सही तो आप पढ़ ही लेंगे यहाँ पे, है ना। थोड़ा सा 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, पर गलत में जो चीज़ें होंगी अगर उसको मैं अगर ऐसे बता दूंगा कि ये गलत है और बाकी आगे बढ़ जाऊंगा तो आपको ये चीज़ क्लियर नहीं होगी कि यहाँ पे सही क्या है, ठीक है। इसलिए मैं साथ साथ गलत वाले पे ज़्यादा जोर दे रहा हूँ क्योंकि सही वाला तो आप खुद भी पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके अलावा देखिए 31वां क्या है, प्रवासी भारतीय नागरिक जो कार्ड धारक है उसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसके अंतर्गत जो कोई भी व्यक्ति जो अन्य देश का नागरिक है किंतु संविधान लागू होने के पश्चात किसी भी समय भारत का नागरिक था, OCI कार्ड प्राप्त करने हेतु पात्र है, हो सकता है। OCI कार्ड धारक किसी भी उद्देश्य से भारत आने के लिए अनेक बार प्रवेश, बहुउद्देशीय आजीवन वीज़ा के हकदार होते हैं, ठीक है। उसके अलावा OCI कार्ड धारक लोक नियोजन के मामले में अवसर की समता के अधिकार का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, हो सकता है। तो इसका आंसर देखिए एक बार। तो 1-2 सही है, 3 सही है, 2-3 सही है या 1-2-3 सही है, ठीक है। वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। तो देखिए इसका आंसर आपने दे दिया होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है A, मतलब 1 और 2 सही है पर थर्ड गलत है, क्योंकि थर्ड जो है आर्टिकल अगर आपने 16 पढ़ा हो तो उसके अंतर्गत जो मतलब OCI कार्ड धारक है उनको जो है यहाँ के मतलब नागरिकों के अधिकारों के जो हकदार है वो प्राप्त नहीं है, ठीक है। तो इसकी वजह से ये गलत है, बाकी दोनों सही हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मूल रूप से जो है भारत के संविधान में जो भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग है उनके लिए विशेष अधिकारों के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया, हो सकता है। यह अधिकारी अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अधीन होता है, ये भी हो सकता है। यह अपना वार्षिक प्रतिवेदन केंद्र सरकार को प्रस्तुत करता है, हो सकता है। तो तीनों ऑप्शन देखिए 1-3 कौन सा सही है, 1-2, 1-2-3 उपयुक्त में से कोई भी नहीं, ठीक है। तो वीडियो पॉज करिए और आंसर दीजिए। तो इसका आंसर आपने दे दिया होगा। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है, A, मतलब 1 और 2 जो है वो सही है, ठीक है। सॉरी 1 नहीं, पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ये B, ठीक है। तो इसमें देखिए केंद्र सरकार को नहीं सौंपता, वो अपना प्रतिवेदन किसको सौंपता है, तो प्रेसिडेंट या फिर राष्ट्रपति को सौंपता है, ठीक है। तो ये दोनों आप पढ़ लीजिएगा और ये मैंने बता दिया ये क्या गलती थी इसमें, तो आपके तीनों प्रिपेयर हो जाएंगे स्टेटमेंट, ठीक है। अगर प्रीलिम्स में आएगा तो इनमें से कोई भी, जैसे अगर एक 1 लाइनर स्टेटमेंट आ गया, ठीक है, मान लीजिए इन दोनों को छोड़ के अगर यही आ गया तो आपने गलत तो पढ़ लिया, तो मैं उसके लिए सही जो है साथ साथ बताता जाऊँगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 33 क्वेश्चन। तो किसी देश के जो संविधान है और जो राज्य व्यवस्था उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो सबसे पहले संविधान किसी क्षेत्र में जो है निवास करने वाले व्यक्तियों के मध्य परस्पर संबंधों के साथ साथ व्यक्तियों और सरकार के मध्य संबंध को भी निर्धारित करता है, हो सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि ऐसे सभी देशों में जहां संविधान लागू है वहां
लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था विद्यमान हो, ये भी हो सकता है। संविधान द्वारा सरकार की शक्तियों की सीमाएं निर्धारित की जाती हैं, हो सकता है। तो दोनों में से देखिए कौन सा सही है तीनों में से। तो 1 2 3, 1 2 3, केवल 1 और 2। तो वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो है तीनों स्टेटमेंट। तो इसका जो सी आंसर है वो करेक्ट है, ठीक है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, तो इसमें कुछ बताने लायक नहीं है। आप एक बार और पढ़ लीजिएगा तो आपके दिमाग में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए संविधान की दूसरी जो अनुसूची है उसमें निम्नलिखित में से किन की परिलब्धियाँ और विशेषाधिकारों से संबंधित है। सेकंड अनुसूची, तो राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, लोकसभा में विपक्ष का नेता। तो देखिए इन चारों में से किससे संबंधित है दूसरी अनुसूची। तो 1 और 3 से, इन दोनों से। 1 3 4 से, 1 3 और 4, 2 4 से, और 1 2 3 4 से, ठीक है। तो वीडियो पॉज करिए, आंसर दीजिए। तो आपने आंसर दे दिया होगा। तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो है ए, 1 और 3, ठीक है। तो उसके अलावा देखिए मैं दूसरी अनुसूची के मैटर एक बार बता देता हूँ आपको, सुन लीजिएगा, ठीक है। तो भारत का राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, राज्य का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्य का सभापति, उपसभापति, राज्यों की विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यों की विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ठीक है। ये सब जो है दूसरी अनुसूची में आते हैं। पर इसके अलावा देखिए जो प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री के लिए भी मूल जो पारिश्रमिक संविधान था उसको जो है दूसरी सूची के भाग बी में निर्दिष्ट किया गया था, पर बाद में संशोधन द्वारा इसे निरस्त कर दिया गया और इसे जो है जो वेतन और भत्ता अधिनियम 1952 है उसके दायरे में से शामिल कर दिया गया। उसके अलावा विपक्ष के जो नेता से संबंधित प्रावधान होता है वो संसद में विपक्षी नेता वेतन और भत्ता अधिनियम 1977 के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत जो वेतन भत्ता विशेषाधिकार है वो सब बताए जाते हैं दूसरी अनुसूची में, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो 35। तो सुप्रीम कोर्ट निम्नलिखित में से किसके या किनके उल्लंघन के आधार पर जो विधि है उसको शून्य घोषित कर सकता है। मूल अधिकार, डीपीएसपी जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं, मूल कर्तव्य, ठीक है। तो इसका आंसर आप दे सकते हैं। तो 1 1 2 2 3, 1 2 3, ठीक है। तो वीडियो पॉज करिए, आंसर दीजिए। तो आपने इसका आंसर दे दिया होगा। तो इसका आंसर है सिर्फ मूल अधिकार, ठीक है। डीपीएसपी हमारे मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। तो हमारे जो मूल अधिकार होते हैं उनका हनन नहीं हो सकता। जैसे कि आर्टिकल 13 में कहा गया है कि किसी भी मूल अधिकार के असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली जितनी भी विधि होंगी ना वो शून्य होगी। मतलब ये जो है न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत, अगर आपको कोई भी मूल हनन का अधिकार हो रहा है, ठीक है, मूल अधिकार का हनन हो रहा है, ठीक है, उल्टा बोल दिया मैंने। तो उसके अलावा देखिए ये जो है जो सुप्रीम कोर्ट है उसके अनुच्छेद 32 और जो उच्च न्यायालय है उसके अनुच्छेद 226 के अंतर्गत जो है मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर किसी भी व्यक्ति को असंवैधानिक या फिर अवैध घोषित किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो ये वाद विवाद आप पढ़ते ही रहते होंगे। तो वाद और निर्णय, शंकरी प्रसाद वाद, तो संसद किसी भी मूल अधिकार को न्यून कर सकती है, ये निर्णय दिया गया इसमें। केशवानंद भारती वाद में मूल विचार के सिद्धांत की उत्पत्ति। मिनर्वा मिल्स वाद, मूल अधिकार और नीति निदेशक तत्वों के मध्य संतुलन। तो इसमें से आप मिलान कीजिए और बताइए कौन सा सही है। 1 2 2 1 3 1 2 3, ठीक है। तो वीडियो पॉज कीजिए, आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1 2 3 डी, ठीक है। तीनों ही स्टेटमेंट क्या है बिल्कुल सही है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा एक बार, किसमें क्या हुआ। मूल ढांचे के सिद्धांत की उत्पत्ति हुई केशवानंद भारती केस में, इनका जो है अभी देहांत भी हो गया था लास्ट मंथ में। मिनर्वा मिल्स मामले में मूल अधिकार और नीति निदेशक तत्वों के मध्य संतुलन। शंकरी प्रसाद वाद, संसद किसी भी मूल अधिकार को न्यून कर सकती है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 37। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो सशस्त्र बल होते हैं हमारे, उनके सदस्यों के मूल अधिकारों को प्रतिबंधित करने वाली विधि निर्माण की शक्ति केवल संसद में निहित है, ठीक है। मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम के संबंध में विधि निर्माण की शक्ति संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को प्राप्त है। तो वीडियो पॉज कीजिए, आंसर दीजिए। केवल 1 2 1 2, ना तो 1 ना तो 2। तो इसका आंसर आपने दे दिया होगा। तो इसका आंसर क्या है, केवल 1, ठीक है। तो ये जो है सशस्त्र बलों और ये जो आर्टिकल 33 है वो आपने पढ़ा हो, तो ये स्टेटमेंट पूरी उसी की है, ठीक है, आर्टिकल 33। और ये वाला जो आर्टिकल है ये है तो आर्टिकल उसमें आता है
अनुच्छेद 23 में आता है ये, पर इस पे जो है सिर्फ संसद जो है वो कर सकती है, पर यहाँ पे विधानमंडल नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद 37 के बाद देखिए 38। तो अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार या अधिकारों को संविधान द्वारा संस्कृति शिक्षा संबंधी अधिकारों के तहत प्रत्याभूत किया गया है? किसके लिए? अल्पसंख्यक वर्गों के लिए। तो अपनी रुचि के शिक्षा संस्थानों की स्थापना, उनके प्रशासन का अधिकार, अपनी भाषा लिपि या संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार, बच्चों को अपनी भाषा में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार। तीनों ये आर्टिकल हैं, तो इन पे आप बता सकते हैं कि कौन सा जो है इनमें से सही है। 1 2 2 3 1 3 1 2 3। वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। तो आपने आंसर दे दिया होगा। इसका आंसर क्या है? 1 2 3। तो जो आर्टिकल 29 है वो क्या उपबंध करता है कि भारत के किसी भी भाग में रहने वाला कोई भी नागरिक हो, उसके किसी भी जो अनुभाग है उसको अपने विशेष भाषा लिपि संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। अनुच्छेद 29, ठीक है। अनुच्छेद 30 क्या है? अल्पसंख्यकों को, चाहे वह धार्मिक हो या किसी भी भाषाई हो, ये सब जो है अपने जो सभी अल्पसंख्यक वर्ग है उसको अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना और उनके प्रशासन का अधिकार है, ठीक है। अनुच्छेद 30 क्या कहता है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग है उसके अपने बच्चों की अपनी भाषा में शिक्षा प्रदान करने का अधिकार ये भी प्रदान है, ठीक है। तो ये तीनों ही आर्टिकल, तीनों ही जो स्टेटमेंट है वो सही है, ठीक है। उसके बाद देखिए 39। तो भारतीय संविधान में निम्नलिखित किस हेतु आपात की उद्घोषणा वाक्यांश का प्रयोग किया गया? केवल राष्ट्रीय आपातकाल, केवल राष्ट्रपति शासन, केवल वित्तीय आपात, राष्ट्रीय आपात और राष्ट्रपति शासन। तो आंसर दीजिए। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है केवल राष्ट्रीय आपात। तो अनुच्छेद जो 352 है वो आपात की उद्घोषणा करता है। केवल युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर घोषित आपातकाल को राष्ट्रीय आपात के रूप में जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। तो उद्देशिका जो है उसमें निम्नलिखित में से कौन सा पद इस धारणा का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है कि भारत के लोगों को ऐसा व्यवहार करना चाहिए जैसे कि वे एक ही परिवार के सदस्य हों? तो समता, अखंडता, समानता, बंधुत्व। आंसर दीजिए। तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो है डी, बंधुत्व की भावना जो है उद्देशिका में ऐसा कहा गया है। उसके बाद 41 में देखिए, निम्नलिखित मामले में कौन सा जो है अनुच्छेद 19 के तहत प्रत्याभूत मूल अधिकार का उल्लंघन माना जा सकता है? तो महिलाओं को एक नवीन सूचना तकनीक कार्यालय खोलने से निषेध करना, मना करना, कुछ जातियों के लोगों को परंपरागत व्यवसाय करने हेतु बाध्य करना, सरकार के प्रशासन से संबंधित सामान्य सूचना प्रदान करने से मना करना। तो ये इसके ऑप्शन है 3, 1 3 और 1 2 और 1 2 3, ठीक है। तो इन तीनों में से देखिए कौन सा जो है सही होगा। तो आंसर दीजिए। तो इसका आंसर क्या है? आंसर डी, ठीक है। मतलब तीनों ही ऐसी सिचुएशन है जो मूल अधिकारों को हनन माना जाएगा, ठीक है। तो मूल अधिकारों के अंदर जो वाक स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार, शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन का अधिकार, संगम या संघ बनाने का अधिकार, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण का अधिकार, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार, किसी भी वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार, ये सभी क्या है? हमारे मूल अधिकार है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं उसके बाद 42। दबाव समूह, प्रेशर ग्रुप आपने पढ़ा होगा, ये मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके अंतर्गत जो है दबाव समूह को एक राजनीतिक दल से पृथक करने वाली अनन्य विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? तो दलों के पास राजनीतिक उद्देश्य होता है जबकि दबाव समूह राजनीतिक मुद्दे नहीं उठाते हैं। दबाव समूह के पास एक संगठनात्मक संरचना नहीं होती जबकि राजनीतिक दलों के पास ये होती है। दबाव समूह सत्ता प्राप्त करने का प्रयास नहीं करते जबकि राजनीतिक दल जो होते हैं वो सत्ता प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। दबाव समूह लोगों को संगठित करने का प्रयास नहीं करते जबकि राजनीतिक दल लोगों को संगठित करने का प्रयास करते हैं। तो ये इन स्टेटमेंट में से कौन सी है जो राजनीतिक दल से इनको अलग करती है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, ठीक है। दबाव समूह सत्ता प्राप्त करने का प्रयास नहीं करते हैं पर राजनीतिक दल ऐसा करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए 43। प्राय सुर्खियों में रहा जो एंथूरियम पादप है वो किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो यह एक घरेलू पुष्पीय पादप है जिसे निकटवर्ती परिवेश की वायु के शोधन और हानिकारक वायुजनित रसायनों को विस्थापित करने हेतु जाना जाता है। ऐसी विदेशज प्रजातियां जो अपने क्षेत्र की जैव विविधता में कमी करती हैं, मृदा से हानिकारक धातुओं और रसायनों को अवशोषित करने वाला पादप है, कैंसर का उपचार करने वाला औषधीय पौधा है, एंथूरियम पादप, ठीक है। तो आंसर दीजिए इसका क्या होगा।
तो इसका आंसर है ए। यह एक घरेलू पुष्पीय पादप है जिसे निकटवर्ती परिवेश की वायु के शोधन और हानिकारक वायुजनित रसायनों को विस्थापित करने हेतु जाना जाता है। ठीक है, तो हाल ही में जो NIFT नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन उसने उत्तक संवर्धन या फिर टिश्यू कल्चर तकनीक के माध्यम से एंथूरियम की 4 किस्मों के वृहद गुणन एवं बड़े पैमाने पर उत्पादन को सुविधाजनक बनाया है। ठीक है, तो ये क्या करता है, जिसे निकटवर्ती परिवेश की वायु को शोधन और फॉर्मेल्डिहाइड, अमोनिया, टालुइन, जाइलिन और एल्जीनर्स जैसे हानिकारक वायुजनित रसायनों की को जो है विस्थापित करने हेतु जाना जाता है। ठीक है, ये उनको मतलब हटाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो राज्य वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। जो वित्त आयोग होता है राज्य का, तो इसे प्रत्येक 5 वर्ष के बाद राज्य सरकार द्वारा गठित किया जाता है, हो सकता है। यह जो है राज्य और स्थानीय सरकारों के मध्य राजस्व के वितरण की समीक्षा करता है, जैसे कि ग्रामीण और शहरी सरकारें करती हैं, हो सकता है। आयोग के सदस्य राज्य सरकार के अधीन पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र होते हैं, ये भी हो सकता है। तो दो इनमें से केवल एक दो, 2-3 या 1-2-3। तो देखिए, वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। तो आपने इसका आंसर दे दिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, 1 और 2। ये क्या है, कथन सही है। ठीक है, ये वाला गलत है। तो देखिए, जो अनुच्छेद 243 का आई है, उसके तहत जो है जो प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्य सरकार द्वारा राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाना आवश्यक होता है। ठीक है, उसके अलावा देखिए, अगर थर्ड की बात करें तो आयोगों के सदस्यों की पुनर्नियुक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। ठीक है, उसके अलावा ये तो सही है ही। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 45। तो संवैधानिक विशेषताओं के विभिन्न स्रोतों के संदर्भ में इनके जो युग्म है उन पर विचार कीजिए। तो केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, तो कनाडा से लिया गया, हो सकता है। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन ऑस्ट्रेलिया से, हो सकता है। DPSP जो है तो USSR से, रशिया से, हो सकता है ये भी। ठीक है, तो इनमें से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित है, 1-2, 2-3, 1-3 और 1-2-3। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए। ठीक है, मतलब 1 और 2 हमारे सही हैं। पर जो DPSP है, जो कि अनुच्छेद 36 से 51 है, वो आयरलैंड से लिया गया। ठीक है, रशिया से नहीं, आयरलैंड से लिया गया। ठीक है, उसके बाद देखिए 46 क्वेश्चन। तो निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन से भारत सरकार अधिनियम 1919 के भाग थे। इसके तहत एक लोक सेवा आयोग की स्थापना हेतु प्रावधान किया गया, हो सकता है। इसने प्रथम बार देश में प्रत्यक्ष चुनाव आरंभ किया, हो सकता है ये भी। इसने दलित वर्गों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का एक प्रणाली आरंभ किया, ये भी हो सकता है। इसने प्रांतों में द्वैध शासन योजना आरंभ की। ठीक है, ये इस टाइप का क्वेश्चन आप हिस्ट्री में भी पढ़ चुके होंगे और पॉलिटी में भी पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो इसके देखिए जो ऑप्शन है, तो 2-3, 1-3, 1-4 या फिर 1-2-4। तो वीडियो पॉज करके आप आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, पहला, दूसरा और चौथा हमारे सही है। तो देखिए हमारा जो सी है वो गलत क्यों है, तीसरा मतलब स्टेटमेंट। तो इसने जो है सिख, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपीय लोगों, ना कि दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल प्रदान करने हेतु सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का विस्तार किया। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 47। तो हाल ही में जो सुर्खियों में रहा जो किस्सा जो ख्वानी बाजार है, ख्वानी बाजार नरसंहार, निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित था। तो खुदाई खिदमतगार, पुनम्परा, वायरलार, स्वदेशी आंदोलन या फिर भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, तो इसका जो है वीडियो पॉज करके आप आंसर दीजिए। तो ख्वानी बाजार नरसंहार ये किससे रिलेटेड था, खुदाई खिदमतगार, इसका आंसर है ए। तो 23 अप्रैल 2020 को क्या था, किस्सा ख्वानी बाजार नरसंहार की 90वीं वर्षगांठ थी। ठीक है, इसकी वजह से जो है ये क्वेश्चनों में है अभी ये क्वेश्चन। तो हल्का सा इसके बारे में देख लेते हैं। तो 23 अप्रैल 1930 को जो अब्दुल गफ्फार खान और खुदाई खिदमतगार थे, उनके जो अन्य नेता होते उनको ब्रिटिश पुलिस ने जो है गिरफ्तार कर लिया, जब उन्होंने उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के जो ऊटन मानजई शहर है उसमें एक सभा में भाषण दिया। अपने हिंसक तरीकों के लिए जो है विख्यात अब्दुल गफ्फार खान को भी गिरफ्तार कर लिया पेशावर में। ठीक है, तो इसके लिए जो है खान की गिरफ्तारी के बाद जो है पेशावर के किस्सा जो ख्वानी बाजार है उसमें विरोध प्रदर्शन हुए। ठीक है, भीड़ ने वह स्थान छोड़ने से मना कर दिया, जिसके फलस्वरूप जो ब्रिटिश सैनिकों ने उन्होंने भीड़ को तितर बितर करने के लिए बाजार क्षेत्र में प्रवास किया। ठीक है,
उसकी वजह से जो है वहाँ पे नरसंहार हुआ, ठीक है। हल्का सा मतलब इसका देख लेते हैं ओवरव्यू। उसके बाद देखिए जो यूपीएससी है उसके संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो भारत का संविधान यूपीएससी की सदस्य संख्या को विनिर्दिष्ट करता है। हो सकता है यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की जो सेवा की शर्तों को निर्धारित करने हेतु संविधान द्वारा भारत के राष्ट्रपति को अधिकृत किया जाता है, ये भी हो सकता है। उसके बाद देखिए जो पद धारण और पद धारण के तरीके हैं उसका आधार संविधान में निर्दिष्ट किया गया है, ये भी हो सकता है। तो इसके ऑप्शन देखिए 1 2 2 3 1 3 1 2 3। तो आप इसका वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। तो देखिए आपने दे दिया होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर है 2 और 3, ठीक है। ये वाला और ये वाला सही है। तो ये क्यों गलत है? तो जैसा कि आपको पता है कि अनुच्छेद 315 जो यूपीएससी का प्रावधान करता है और जो कि एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय भी है, ठीक है, और भारत का केंद्रीय भर्ती अभिकरण है, ठीक है। तो संविधान में जो आयोग की सदस्य संख्या होती है ना, उसको विनिर्दिष्ट नहीं किया जाता है और इसे राष्ट्रपति के विवेक पर छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें संविधान उसको जो है निर्धारित नहीं करता है, ठीक है, ये गलत है। बाकी दोनों स्टेटमेंट सही है। उसके बाद देखिए 49। तो विशेषाधिकार रिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निजी और सार्वजनिक प्राधिकरण के विरुद्ध रिटें जो है जारी की जा सकती हैं। हो सकता है उच्चतम न्यायालय की तुलना में उच्च न्यायालयों का रिट अधिकार क्षेत्र ज़्यादा व्यापक है। तो इनमें से कौन सा सही है? तो 1 2 1 2 या ना तो 1 ना तो 2, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, ठीक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो सही है। उसके बाद देखिए 50वां क्वेश्चन। तो नागरिक अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता के अर्जन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत में जो पदस्थ विदेशी राजनयिक के बच्चे जन्म से जो भारतीय नागरिकता वो प्राप्त कर सकते हैं। यदि कोई विदेशी राज्य क्षेत्र भारत का भाग बनता है तो क्षेत्र के सभी निवासी स्वतः ही भारत के नागरिक माने जाते हैं, ठीक है। तो इसके देखिए 1 2 1 2 और ना तो 1 ना तो 2, ठीक है। तो इसका आंसर वीडियो पॉज करके दीजिए आप। तो इसका आंसर है ना तो 1 ना तो 2, ठीक है। दोनों ही स्टेटमेंट हमारी गलत है। तो भारत में जो पदस्थ विदेशी राजनयिक और शत्रु देश है उसके नागरिकों के बच्चे जन्म से भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और यदि कोई विदेशी क्षेत्र भारत का भाग बन जाएगा तो जो उन लोगों को जो वो यहाँ की नागरिकता मिलेगी ना, वो भारत सरकार उस राज्य क्षेत्र के लोगों को विनिर्दिष्ट करती है कि वे भारत के नागरिक होंगे या नहीं, ठीक है। ये डिसाइड कौन करता है? तो भारत सरकार, ठीक है। उसके अलावा देखिए जो केंद्र सरकार है एक आवेदन करने पर किसी व्यक्ति को जो है यदि वह भारतीय मूल का व्यक्ति है यथा जो पंजीकृत हेतु आवेदन करने से पूर्व 7 साल से वहाँ पे रह रहा हो, ठीक है, और भारत में सामान्य रूप से निवास कर रहा हो, भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत कर सकती है। इसलिए दोनों कथन क्या है? गलत है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन से भारतीय राज्य के पंथ निरपेक्ष चरित्र को प्रदर्शित करता है? तो उद्देशिका, डीपीएसपी, मूल अधिकार और मूल कर्तव्य है, ठीक है। तो 1 2 3 4 2 3 4 1 3 1 2 3 4, ठीक है। क्या मतलब क्वेश्चन क्या था? संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन से भारतीय राज्य के पंथ निरपेक्ष चरित्र, ठीक है। तो इसको कौन जो है डिनोट करते हैं इन चारों में से? तो वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। तो इसका आंसर आपने दे दिया होगा। तो इसका आंसर क्या है? ए। जब मूल कर्तव्य इसको छोड़ दे तो बाकी सभी क्या है? पंथ निरपेक्ष चरित्र है, ठीक है। भारत का जो संविधान है एक पंथ निरपेक्ष राज्य का समर्थन करता है। वह भारतीय राज्य के आधिकारिक धर्म के रूप में किसी विशेष धर्म का पक्ष पोषण नहीं करते हैं, ठीक है। भारतीय संविधान पंथ निरपेक्षता की जो पॉजिटिव अवधारणा है उसको मूर्त रूप प्रदान करता है, ठीक है। पर जो हमारा मूल कर्तव्य है जो कि अनुच्छेद 51E है उसके तहत आता है, तो भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह जो है सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रत्येक प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, ठीक है। ये मतलब हमारा अनुच्छेद है। तो इस प्रकार जो भारतीय राज्य हेतु पंथ निरपेक्ष चरित्र उसका प्रावधान नहीं करता कहीं ना कहीं है, क्योंकि जो भारतीय नागरिक है ये उनकी जो व्यक्तिगत क्षमता है उसमें निष्पादित किए जाने वाले कर्तव्य हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए 52। तो निम्नलिखित पर विचार कीजिए। महान अटॉर्नी जनरल जो होता है महान्यायवादी, उसका पद भारत के संविधान द्वारा सृजित किया जाता है, हो सकता है। उसके बाद महान्यायवादी एजी के निजी विधिक अभ्यास को निषिद्ध किया गया है, ठीक है, विधिक अभ्यास को। एजी का जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, ये भी हो सकता है। तो 3 2 3 1 3 1 2, ठीक है। वीडियो पॉज कीजिए और इसका आंसर दीजिए। तो
आपने दे दिया होगा इसका आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, 1 और 3 बिल्कुल सही हैं। पर इसके अंतर्गत जो निजी विधिक अभ्यास है उसको निषिद्ध नहीं किया गया है, ठीक है। तो अनुच्छेद जो 76 है वो जो एजी होता है उनके पद का उल्लेख करता है, और देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? अटॉर्नी जनरल, ठीक है। सर्वोच्च विधि अधिकारी, अनुच्छेद 76, ठीक है। उसके बाद देखिए जो 53 क्वेश्चन है, तो राष्ट्रीय महिला आयोग, ठीक है। तो इसके अंतर्गत जो निम्नलिखित कथन है उन पर विचार करना है। यह महिला और बाल विकास मंत्रालय के तहत एक गैर सांविधिक निकाय है। हो सकता है केवल कोई महिला ही राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हो सकती है, ये भी हो सकता है। यह महिला के एक वृहद निकाय को प्रभावित करने वाले मुद्दों से संबंधित अभियोगों को वित्तपोषित कर सकता है, ये भी हो सकता है। तो केवल 1 2 3 2 1 3, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है इसका बी, केवल जो 3 है वो क्या है? सही है, बाकी 2 क्या है? गलत है। तो देखिए जैसा मैंने कहा था, जब भी कोई एक्सट्रीम लेवल पे कुछ बात बोली जाएगी, जैसे केवल महिला, कोई महिला ही जो है राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हो सकती है, ये गलत है। और इसमें क्या है? ये एक सांविधिक निकाय है, ठीक है। जो राष्ट्रीय महिला आयोग है उसकी स्थापना जनवरी 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत एक सांविधिक निकाय के रूप में की गई थी, ठीक है। हालांकि जो इनका पद है वो मतलब अभी तक महिलाओं ने ही संभाला हुआ है, पर ये कोई अनिवार्य प्रावधान नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 54। तो मूल अधिकारों के संबंध में विभिन्न प्रावधानों में प्रयुक्त राज्य की जो परिभाषा है उसमें निम्नलिखित में से किन्हें सम्मिलित किया जा सकता है? तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, विद्युत बोर्ड, जिला योजना बोर्ड, ठीक है। तो इसके ऑप्शन देखिए 1 2 2 3 1 3 1 2 3। तो वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। तो इसका आपने आंसर दे दिया होगा, तो इसके सही उत्तर क्या है? तीनों, ठीक है। तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ये भी होते हैं, राज्य में विद्युत बोर्ड, जिला बोर्ड, ठीक है। इसका एक बार आंसर जाके देख लीजिएगा, काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें जो राज्य के अंदर आती हैं, ठीक है। तो भारत में संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम जो है किसने प्रस्तुत किया था? तो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, एम.एन. रॉय, ठीक है। तो ये किसने किया था? डी, एम.एन. रॉय ने इसको जो है प्रस्तुत किया था, ठीक है, 1934 में। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में सुर्खियों में रहा जो साइटोकाइन स्टॉर्म है, साइटोकाइन स्टॉर्म, तो उससे संबंधित प्रतिरक्षा कोशिकाओं के अत्यधिक निर्माण से, या फिर हीमोफिलिक रोगियों में अत्यधिक रक्तस्राव से, ग्लूकोज के अत्यधिक उत्पादन के कारण रक्त शर्करा में वृद्धि से हो सकता है, और ऑक्सीजन स्तर में कमी के कारण हाइपोक्सिक स्थिति उत्पन्न हो सकती है, ठीक है। तो इसका जो है आंसर क्या होगा? वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। इसका आंसर एग्जैक्ट जो है वो है ए, प्रतिरक्षा कोशिकाओं के अत्यधिक निर्माण से होता है, ठीक है। तो हाल ही में जो यह शब्द जो है कोविड-19 के संबंध में सुर्खियों में रहा। तो देखिए जो ये साइटोकाइन स्टॉर्म है ये प्रतिरक्षी कोशिकाओं एवं उनके सक्रिय यौगिक का अति उत्पादन है, जो फ्लू संक्रमण में प्राय फेफड़ों में सक्रिय प्रतिरक्षा कोशिका की अत्यधिक वृद्धि से संबंधित होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या था? ए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 57। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो 13 है उसके संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो इसी से जो है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त होती है। ये हमने इसी टेस्ट पेपर में पढ़ चुके हैं हम। तो आप बता सकते हैं अनुच्छेद 13 न्यायिक पुनर्विलोकन से समस्त संवैधानिक संशोधन अधिनियम को उन्मुक्ति प्रदान करता है, ये भी हो सकता है। तो ऑप्शन देखिए 1 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। तो इसका आंसर है केवल 1, ठीक है। हमने ऊपर पढ़ा भी था इसे। तो ये दोनों के न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त कर होती है इससे। देखिए जो सेकंड है उसमें क्या कहा गया, जो हमारा जो आर्टिकल 13 है उसमें यह घोषित किया गया जो संविधान संशोधन है वो एक विधि नहीं है और इस प्रकार से चुनौती नहीं दी जा सकती, ठीक है। ये कोई विधि नहीं है, कोई कानून नहीं है जिसे आप चुनौती दें, ठीक है। उसके बाद देखिए 57 के बाद 58। तो इन कथनों पर विचार कीजिए। एक संघ में संघीय प्रांतीय सरकारों की शक्तियों को स्पष्ट रूप से सीमांकित किया जाता है। उसके अलावा भारत में संघ और संघ राज्य को सभी परिस्थितियों में स्वयं से संबंधित विषयों पर अनन्य अधिकार प्राप्त है, ठीक है। स्थानीय सरकारी निकायों की शक्ति के हस्तांतरण ने भारत में संघवाद की भावना को कमजोर किया, हो सकता है। तो 1 2 2 3 1 1 2 3। तो देखिए इनमें से कौन सा सही है।
तो इसका आंसर क्या है, केवल एक जो है सही है। ठीक है, तो जो 3 है वो क्यों गलत है, क्योंकि इसमें जो है जो 3 सूची है यथा जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है वो सम्मिलित होते हैं। ठीक है, जिसमें केंद्र सरकार को क्या करते हैं, संघ सूची पर अनन्य अधिकार प्राप्त होते हैं, केंद्र सरकार को संघ सूची पर। ठीक है, उसके बाद संघ और राज्य समवर्ती सूची पर विधि निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, केंद्र जो है इन पर भी विधि निर्माण कर सकते हैं। और आपात जैसी अन्य स्थितियों में संघ जो है राज्य सूची से संबंधित विषयों पर भी विधि का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, तो इसने जो है ये जो है सेकंड के बारे में बताया गया। ठीक है, अनन्य अधिकार प्राप्त नहीं है। उसके बाद थर्ड में क्या कहा गया था, थर्ड में जो स्थानीय सरकारी निकाय को शक्तियों के हस्तांतरण ने भारत में संघवाद की भावना को कमज़ोर किया है। तो कमज़ोर तो किया ही नहीं, क्योंकि जो पंचायत और नगरपालिका के रूप में संघवाद में एक तृतीय स्तर को शामिल किया है, इससे जो भारत में संघवाद है उसकी भावना को और सुदृढ़ किया, ना कि कमज़ोर किया। ठीक है, उसके बाद देखिए 59, तो निम्नलिखित में से कौन सा से भारतीय संविधान द्वारा प्रत्याभूत मूल अधिकारों की विशेषताएं हैं। ये असीमित और अलंघनीय हो सकते हैं, ये केवल राज्य की अनियंत्रित कार्रवाई के विरुद्ध उपलब्ध हैं, ये भी हो सकते हैं, ये केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा प्रवर्तनीय है, ये भी हो सकते हैं। ठीक है, हमारे मूल अधिकारों की बात हो रही है, तो केवल 3, 1 2 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है केवल 3। जो ये है, ये वाली स्टेटमेंट हमारी क्या है, सही है। देखिए, जैसे मैंने आपको कहा था, जब भी एक्सट्रीम जो सिचुएशन होती है, जैसे कि ये जो है असीमित है, ठीक है, इस टाइप की नेगेटिव वो है, और ऐसे मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि गलत होती है। ठीक है, उसके अलावा देखिए ये केवल राज्य की अनियंत्रित कार्रवाई के विरुद्ध उपलब्ध है। ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं जो है एक्सट्रीम वो बोल रहा है, पर ऐसा नहीं है कि 100% एक्सट्रीम वाले गलत होते हैं, कहीं ना कहीं सही भी होते हैं। ठीक है, पर वो बहुत कम चांसेस होते हैं। जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में भी देखिए, अभी देखा था ना, अनन्य अधिकार प्राप्त है। ठीक है, यहाँ पे एक्सट्रीम में बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर कोई बात स्ट्रांगली रखी जाए तो वो ज़्यादातर गलत ही होती है। ठीक है, उसके बाद 60 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज लिमिटेड, ठीक है, इंडिया INX भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंज है, हो सकता है। उसके बाद यह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो NSE है उसकी सहायक कंपनी है, ये भी हो सकता है। तो इनमें से कौन सा सही है, केवल 1 2 1 2, ना तो 1 ना तो 2। तो वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है A, मतलब ये वाला क्या है, सही है। जो INX इंडिया है वो भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंज है, पर ये सहायक कंपनी NSE की नहीं है, ये BSE की सहायक कंपनी है। ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की। ठीक है, तो चलिए बस 60 तक कर लेते हैं, बाकी कल अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप बता सकते हैं, ताकि मैं आगे भी क्वेश्चन जो इसे कंटिन्यू कर सकूँ। ठीक है, उसके अलावा कोई सजेशन तो आप वीडियो के कमेंट में मुझे सजेशन दे सकते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए एक कोना पकड़िए, बैठिए और पढ़ते रहिए, एंड हैव अ गुड डे।